कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब भी अच्छे ही होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतर ढंग से चल रही होगी। जैसा आप सबको पता है कि हम लोग मूल विधि को पढ़ रहे हैं यूपीएसआई के लिए, और सबसे पहले आईपीसी को कवर कर रहे हैं, आईपीसी की इंपॉर्टेंट धाराओं को कवर कर रहे हैं। तो इस क्रम में हमने 2 अध्याय पूरे कर लिए। आज हम तीसरे अध्याय की तरफ बात करेंगे जो बताता है पनिशमेंट के बारे में, दंड के बारे में, कि किस किस तरह के दंड हैं और दंड किस किस प्रकार से होते हैं। तो इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि राम जी की पाठशाला यूपीएसआई के लिए रामबाण सिद्ध होने वाला है और हो भी रहा है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो जैसा आपने मेरे पीछे देखा है, ये पूरा का पूरा मैंने लिख रखा है, इंपॉर्टेंट सेक्शन है। आप काफी बोलते रहते हैं सर साइड हट जाया करो, हमको स्क्रीनशॉट लेना होता है। तो लीजिए दोस्तों, मैं बिल्कुल साइड हो जाता हूं, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आई थिंक आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और अब हम शुरू करते हैं। देखो आईपीसी 1860, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, ऊपर लिखने के लिए टाइटल है। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 3 जो पनिशमेंट के बारे में बताता है, और कौन से सेक्शन से कौन से सेक्शन तक है, 53 से लेके 75 तक है, 53 से लेके 75 सेक्शन तक इसका जिक्र किया गया है। तो यहां पे आप देखिए, सबसे पहले सेक्शन 53 के बारे में बात कर लेते हैं। सेक्शन 53 बोलता है दंड के प्रकार, मतलब कि आईपीसी में कितने तरह के, कितने प्रकार के, कितने टाइप के जो दंड हैं वो लिखे गए हैं, उल्लिखित किए गए हैं। देखो भारत में क्या था, पहले हिंदू राजाओं का शासन था, उसके बाद मुस्लिम राजाओं का शासन हुआ। दोनों के दंड देने के विधान थे वो अलग अलग थे। हिंदू राजा अलग तरह से देते थे, मुस्लिम राजा शरिया लॉ के हिसाब से देते थे, अंग भंग इत्यादि सब करते थे, पर सब कुछ मिला जुला करके बनाना था। तो इसलिए आईपीसी मैकॉले ने ये 6 तरह के दंड रखे। तो उनमें कौन कौन सा है? सबसे पहला है मृत्युदंड। सबसे पहला है मृत्युदंड, यानी कि आप कोई अपराध करते हैं तो आपको मृत्युदंड दिया जाएगा, आपको आपके शरीर से अलग कर दिया जाएगा, जिससे समाज में आप आपराधिक तत्व ना बने रहें। और मृत्युदंड भी कैसे? फांसी के द्वारा। देखो अलग अलग देशों में मृत्युदंड देने का तरीका अलग अलग है। कहीं गर्दन काट दी जाती है, कहीं इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते हैं, कहीं जहर का प्याला पिलाया जाता है, कहीं गोलियां मारी जाती हैं, कहीं भीड़ के हवाले कर दिया जाता है। पर ये बहुत ही घिनौना तरीका है। पर इनमें भी सबसे ज्यादा जो माना जाता है, विश्व में सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है, वो फांसी है। तो फांसी के द्वारा मृत्युदंड दिया जा सकता है, ये पहला प्रकार है। और इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने एक केस के हवाले से ये कहा था, जो केस था बचन सिंह वर्सेस पंजाब। बचन सिंह वर्सेस पंजाब राज्य का केस था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फांसी भी आप कब देंगे? विरल से विरलतम मामलों में, मतलब कि कोई बहुत सनसनीखेज क्राइम हो गया है, यानी कि किसी की हत्या हो गई है, एक नॉर्मल सी बात बनी हुई है इंडिया में तो हत्या हो जाना। पर हत्या कैसे हुई है? पीस पीस काट के अलग कर दिए, या शरीर को बुरी तरह से क्षत विक्षत कर दिया, गर्दन काट दी, हाथ काट दिए, पैर काट दिए। तो समाज में इससे बहुत बुरा असर पड़ता है, लोगों के अंदर खौफ बैठता है। तो उस समय दंड विधान का एक दायरा होता है, उस समय न्यायपालिका का एक जिम्मेदारी होती है कि वो समाज को दिखाए कि ये इतना नृशंस हत्या करने वाला व्यक्ति भी हमारे न्याय से, हमारे कानून से ऊपर नहीं है। तो ये विरल से विरल हत्या हुई, नॉर्मल मामला है। अगर बहुत बुरी तरह से हत्या हुई, यानी कि समाज पे बहुत गहरा असर पड़ा, तो विरल से विरलतम मामला है। तो उस मामले में मृत्युदंड देने का विधान कहा गया है, उस मामले में मृत्युदंड दिया जाए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। ऐसे ही नहीं कि नॉर्मल भी मृत्युदंड दे दो। देखो हत्या जो है 300 में हत्या का बताया, ये 302 में दंड बताया गया है, तो वहां पे दोनों बताए गए हैं। मृत्युदंड भी दे सकता है और आजीवन कारावास भी देता है, पर ज्यादातर आजीवन कारावास ही दिया जाता है। अब उसके बाद जो दूसरा टाइप है वो है आजीवन कारावास। आजीवन का मतलब क्या होता है कि आगे का जितना जीवन है, सपोज करो कोई आज 20 साल की उम्र में हत्या कर देता है और उसको आजीवन कारावास हो जाता है, तो जब तक वो मर नहीं जाता, जेल में ही मर नहीं जाता, उसको बोलते हैं आजीवन कारावास। यानी कि बचा हुआ जो शेष जीवन है, बचा हुआ शेष जीवन नहीं, जो शेष जीवन है, जो बचा हुआ जीवन है, वो उसको जेल में बिताना पड़ेगा। वो बात थोड़ी सी अलग है कि उसका चाल चलन अच्छा है, सरकार को लगने लगा है, जेल के प्रशासन को लगने लगा है कि इस आदमी को बाहर छोड़ा जा सकता है, तो उसकी सजा कम और बढ़ा के कर दी जाती है। पर आजीवन कारावास का अर्थ होता है कि जितना भी जीवन है वो जेल के अंदर बिताए, मरते दम तक जेल में रहे। उसके बाद तीसरा है काला
पानी, देखो क्योंकि 1860 की बनी हुई है, अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई है, तो काला पानी भी एक सजा थी, बड़ी भयंकर सजा थी, पर वो अब निरस्त की जा चुकी है, वो इसमें नहीं है। उसके बाद कारावास है, मतलब इम्प्रिजनमेंट है, इसको बोलते हैं लाइफ इम्प्रिजनमेंट, और ये है इम्प्रिजनमेंट। और ये दो तरह का होता है, एक तो कठोर कारावास होता है, एक सादा कारावास होता है। कठोर कारावास का मतलब है आपसे काम करवाया जाएगा, ईंट पत्थर रोड़े, ये जो भी काम होगा वो काम करवाया जाएगा। ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है भाई। पूरी जिंदगी किसी को जेल में रहना, सोच के देखो, आपको एक कमरे में अगर बंद कर दिया जाए, बोले 10 दिन रहना, तो आप रह नहीं पाएंगे। तो इसलिए इन चीजों को समझना जरूरी है। तो ये देखो यहाँ पे आजीवन कारावास, काला पानी, कारावास कठोर और सादा। उसके बाद पांचवा जो है वो होता है संपत्ति जब्त। संपत्ति जब्त कर लेना, कुर्की कर लेना, सब सामान उठा के ले आएंगे, ये भी एक सजा का प्रकार है। और फाइनली एक जो छठा सजा का प्रकार है, दंड का प्रकार है, वो है जुर्माना। आपने कोई अपराध कर दिया, छोटा मोटा अपराध है, तो जुर्माना लगा लिया जाएगा, आपको उसकी सजा मिल जाएगी। ठीक है। उसके बाद अब देखो ये 6 प्रकार पढ़ने के बाद सेक्शन 54 की तरफ चलते हैं। ये राष्ट्रपति की क्षमादान संबंधी शक्तियों से ही मिलता जुलता है। देखो इसमें क्या है, दंडादेश का लघुकरण, यानी कि जो दंड का आदेश दिया गया है, ये कब से है। देखो अगर कोई व्यक्ति जिला कोर्ट में हार जाता है, जिला अदालत में हार जाता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हार जाता है, तो अपील कर सकता है कहां पे, हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट से भी हार जाता है तो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है, और सुप्रीम कोर्ट से मानो उसको मृत्युदंड हो गया, अब क्या करे, तो वो दया याचिका लगाएगा, मर्सी पिटीशन लगाएगा, किसको, सरकार के माध्यम से पहुंचेगा कहां पे, राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति यदि इसको क्षमा कर देते हैं, देख सकते हैं, तो राष्ट्रपति उसकी सजा को लघु कर सकते हैं, लघु का मतलब छोटा कर सकते हैं। तो दंडादेश का लघुकरण हो सकता है, यानी कोई मृत्युदंड किसी को प्राप्त हुआ है तो वो कारावास में बदला जा सकता है, उसको आजीवन कारावास में बदला जा सकता है। तो ये है दंडादेश का लघुकरण। किसी को आजीवन कारावास हुआ है तो उसकी सजा को और कम किया जा सकता है। तो ये अधिकार किसके पास होता है, ये अधिकार सरकार के पास होता है। राष्ट्रपति और सरकार एक ही आप मान सकते हैं उसमें। हालांकि राष्ट्रपति अलग अंग है, संसद का अंग है, संसद के 3 अंग होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा और राष्ट्रपति। पर सरकार में अगर माना जाता है आईपीसी में, सरकार को ही इस तरह का, समुचित सरकार को ही इसका अधिकारी माना जाता है, वही कर सकती है। उसके बाद सेक्शन 55 आपको केवल समझना है, ज्यादा आपको डीप में जाने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 55 क्या कहता है कि समुचित सरकार, समुचित सरकार का मतलब यहां पे सरकार से ये ज्यादा आपको ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। समुचित सरकार आजीवन कारावास को माफ कर सकता है। यदि किसी को आजीवन कारावास हुआ है तो उसका कारावास माफ किया जा सकता है। आजीवन कारावास माफ करके उसको कोई और सजा दे दी जाएगी। पर जो सजा दी जाएगी, आजीवन कारावास को माफ कर दिया सरकार ने, पर जो सजा देगा वो 14 वर्ष से अधिक की नहीं हो सकती है। आजीवन, सपोज करो 20 साल का लड़का है, उसको आजीवन कारावास हो गया, तो सरकार चाहे तो उसको क्या कर सकती है, उसके आजीवन कारावास को माफ कर सकती है। उसको बोल देगी कि हम तुमको इतनी सजा दे रहे हैं, हम तुमको इतनी सजा दे रहे हैं, पर जो भी सजा वो देंगे वो 14 साल से ज्यादा की नहीं होगी। चाहे तो वो सजा कितनी हो जाएगी, वो सजा हो जाएगी 5 साल की, 8 साल की, 10 साल की, 11 की, 12 की, 13 की, 14, 15 की नहीं होगी, मैक्सिमम 14 साल की होगी। तो 55 क्या कहता है कि समुचित सरकार चाहे तो आजीवन कारावास को माफ कर सकती है, और उसके बदले में जो कारावास देगी, उसके बदले में जो दंड देगी वो 14 वर्ष से अधिक का नहीं हो सकता है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे काफी इंपॉर्टेंट है, आप देख भी रहे होंगे, मैं छोड़ छोड़ के आपको करवा रहा हूं, पर वही करवा रहा हूं जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। सेक्शन 57 क्या कह रहा है, दंड अवधि। किसकी दंड अवधि, प्रयास की दंड अवधि। देखो क्या होता है, सेक्शन 302 में क्या है, हत्या। सेक्शन 307 में क्या है, 307 में हत्या का प्रयास है। ये दो, इसमें हत्या का प्रयास तो यहाँ पे आ जाता है, बाकी कोई मतलब जितने भी सारे अपराध हैं उनके प्रयासों के बारे में कोई खास जिक्र नहीं किया गया है। और सेक्शन 511 कहता है प्रयास के बारे में। आपने कोई भी अपराध किया, सपोज करो कोई भी व्यक्ति कोई अपराध करता है तो उसमें उसका प्रयास जुड़ ही जाता है। प्रयास करने का मतलब है कि चला गया, अटेम्प्ट किया, अब हुआ है नहीं हुआ वो बात नहीं है, और अगर हो गया तो अपराध तो बन गया, और अगर नहीं हुआ तो प्रयास तक सीमित रह जाएगा। इसने कोशिश तो की। तो अगर कि कोई भी अपराध करने जाता है और वो हो जाता है तो अपराध का भी उसको दंड मिलेगा और उस प्रयास का भी उसको दंड मिलेगा। देखो बहुत सारी धाराएं एक साथ लगती हैं, जब आप दरोगा बन जाओगे तो आपको खुद पता लग जाएगा। तो प्रयास में क्या लिखा हुआ है, ये
511 के आधार 511 क्या कहता है प्रयास में, और प्रयास के लिए कोई अलग से दंड विधान नहीं है। तो प्रयास में क्या माना गया है कि जिस भी अपराध का प्रयास करता है उसका आधा दंड दिया जाए, उसका आधा दंड दिया जाए। वैसे तो आजीवन कारावास क्या है, आजीवन कारावास आजीवन के लिए, पर अगर मान लिया जाए कि आजीवन कारावास 20 साल का है, मान लिया जाए आजीवन कारावास 20 साल का है और रेप केस करना चाहता है, रेप केस में क्या हो सकता है, आजीवन कारावास हो सकता है। मान लिया जाए कि रेप केस में आजीवन कारावास हो सकता है। तो एक तो रेप करने का प्रयास किया, और प्रयास करने में भी दो शर्तें हैं, सफल हुआ और सफल नहीं हुआ। अगर सफल हो गया तो उसको रेप की सजा तो मिलनी ही मिलनी है, फिर तो उसको कारावास मिलना है, जो भी जज साहब देना चाहे वो मिलेगा। पर यदि सफल नहीं हुआ तो क्या चला जाएगा, उसने रेप का प्रयास किया, और प्रयास की तो कोई लिखी हुई है नहीं, रेप का कोई दंड लिखा हुआ है नहीं। तो इसके लिए अवधि का निर्णय कैसे किया हुआ है, अगर रेप के केस में आजीवन कारावास दिया जाए और वो 20 साल का होता है तो कितना दंड मिलेगा, उसका आधा मिल जाएगा, 10 साल का मिल जाएगा। आई थिंक आपको समझ में बात आ गई होगी। प्रयास करता है जहां भी, और चाहे वो सफल, अगर वो सफल हो जाता है तो फिर तो दंड उसको पूरा मिलना ही है, पर खाली प्रयास ही रह जाता है, काम सफल नहीं होता है, उसका अपराध सफल नहीं होता है, वो कृत्य सफल नहीं होता है, तो प्रयास रह जाता है। तो प्रयास में उस दंड में जितना विधान है, जितनी अवधि है, उसका आधा मिलेगा, ये कहता है सेक्शन 57। और आधार कौन बनता है, सेक्शन 511, जो अपराध के प्रयास को बताता है, उसका जिक्र करता है। उसके बाद सेक्शन 65, सेक्शन 65 कहता है कि ऐसे दंड जहां पर जुर्माना भी हो रहा है और साथ में कारावास भी हो रहा है, यानी कि इसको जेल की सजा मिल रही है और उसमें जुर्माना भी लग रहा है, फाइन भी लग रहा है, तो ऐसे दंड में यदि जुर्माना नहीं देता है, जेल में तो चला जाता है। सपोज करो कोई अपराध किया, 10 साल की सजा हुई, कोई अपराध किया, 10 साल की सजा हुई, और क्या कर दिया, जज साहब ने 10 साल की सजा के साथ साथ 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगा दिया। तो अब क्या हुआ, जेल में तो चला गया पर जुर्माना भरने की हैसियत है नहीं, दे नहीं पा रहा। तो अभी देखेंगे कि कितना टाइम है। वैसे तो क्या रहता है कि जुर्माना वसूलने की अवधि क्या है कि जितने टाइम तक जेल में रहेगा तो उतने टाइम में वसूला जाएगा, पर मैक्सिमम 6 साल तक, ठीक है, मैक्सिमम 6 साल तक का समय दिया जाता है जुर्माना वसूलने के लिए। अगर जुर्माना नहीं दिया, उसने जुर्माना जमा नहीं किया और मृत्यु भी हो गई उसकी, अगर उसकी मृत्यु भी हो गई और जुर्माना नहीं दिया तो उसकी पूरी पीढ़ियां भुगतेंगी, उसके बच्चे देंगे, उसके पोते देंगे, जुर्माना कभी भी माफ नहीं होता है। पर हम यहां बात कर रहे हैं कि सेक्शन 65 कह रहा है कि ऐसा कोई अपराध कर दिया है जिसमें कारावास भी हुआ है, जुर्माना भी हुआ है, और कारावास चल रहा है और जुर्माना नहीं दे पा रहा है, तो अब क्या होगा, उस जुर्माने की बजाय उसका कारावास बढ़ जाएगा, उस जुर्माने की बजाय उसकी जेल की सजा बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ जाएगी, दंड कितना बढ़ जाएगा, जितना कारावास है उसका 1/4 बढ़ जाएगा। सपोज करो 10 साल की सजा हुई और जुर्माना 10,000 हुआ, 10,000 जुर्माना दिया नहीं, तो 10 साल का 1/4 कितना होता है, 2.5, तो उसको 2.5 साल की सजा बढ़ जाएगी। आपको ये ध्यान रखना है कि यदि जुर्माना नहीं दे पाता है तो जो भी उसको दंड मिला है उसकी 1/4 सजा बढ़ जाएगी। जैसे 10 साल की सजा हुई और जुर्माना नहीं दिया तो 10 का 1/4 कितना हो, 2.5, तो 12.5 साल की सजा भुगतेगा। आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। उसके बाद अब देखो सेक्शन 67 केवल लागू होता है उन अपराधों पर जिसमें खाली जुर्माना भरना पड़ता है, जेल वेल नहीं होती है, जुर्माना भरना पड़ता है। सेक्शन 67 लागू होता है जिन पर जुर्माना भरना पड़ता है, और जुर्माना भी कैसा, अब देखो क्योंकि आईपीसी बहुत पुरानी बनी हुई है, 50 रुपए बहुत होते थे उस समय के हिसाब से प्रावधान लिखे हुए आ रहे हैं सबके सब। तो इसमें बोल रहा है कि अगर 50 रुपए तक का जुर्माना नहीं जमा करता है, 50 रुपए का जुर्माना हुआ, 50 रुपए तक का जुर्माना हुआ, 49 का हुआ, 40 का हुआ, 35 का हुआ, 50 रुपए तक का जुर्माना हुआ और जुर्माना नहीं दिया तो उसको 2 माह का कारावास होगा, 2 माह का कारावास हो जाएगा, 2 महीने की जेल हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर 100 रुपए तक का जुर्माना नहीं देता है तो 4 माह तक का कारावास हो जाएगा, और उसके बाद अगर 100 रुपए से अधिक का जुर्माना नहीं देता है तो 6 माह का कारावास होगा। ये कौन बोल रहा है, ये बोल रहा है आर्टिकल सेक्शन 67, और ये केवल किन पे लागू होता है, जुर्माना वाले अपराधों पर लागू होता है। अब देखते हैं आगे, सेक्शन 67 को देख लिया है, अब देखते हैं सेक्शन 70। इसके बारे में अभी आपको बता चुका हूं कि जुर्माना जो वसूला जाएगा
जो जुर्माना वसूला जाएगा वो दंड के दौरान ही वसूल लिया जाएगा। पीछे में क्या आया था कि जुर्माना क्या होगा, यदि इतने इतने पैसे नहीं देता है, अगर 50 रुपए तक का है तो इतना दंड होगा, और 100 रुपए तक का जुर्माना नहीं देता तो इतना दंड होगा, 100 रुपए से अधिक होगा तो इतना दंड होगा, ये चीज देख के आए। और अगर दंड और जुर्माना दोनों हैं और जुर्माना नहीं देता तो दंड का 1/4 निकाल के उस दंड में ऐड कर दिया जाएगा, तो वो उसको देना पड़ेगा। अब जुर्माना कब दिया जाएगा, कब वसूला जाएगा? जुर्माना दंड के दौरान वसूला जाएगा या 6 वर्ष के अंदर वसूला जाएगा, ठीक है, दोनों में से जो भी सुटेबल हो उसके हिसाब से वसूला जाता है। और जुर्माना कभी भी माफ नहीं होता। अगर जो अपराधी है जिसपे जुर्माना लगा है, अगर वो उस आदमी की मृत्यु हो जाती है, उस अपराधी की मृत्यु हो जाती है, तो क्या चीज है, जुर्माना उसकी पीढ़ियां देंगी, उसके बेटे देंगे, उसके पोते देंगे, जो भी उसके अधिकृत होंगे वो लोग भरेंगे। एक चीज मैं बता देता हूं आपको, एक शब्द होता है मुल्जिम, एक शब्द होता है मुजरिम, ये दोनों कानून की भाषा है। जब तक किसी आदमी पे दोष सिद्ध ना हो जाए तब तक तो रहता है वो मुल्जिम, यानी कि उस पर ट्रायल चल रहे हैं, चार्जशीट आ गई, FIR, ये सब चीज हो गया, तो तब तक है वो मुल्जिम, और जब दोष सिद्ध हो गया तब हो गया वो मुजरिम, ठीक है। तो अभी आपको देखना है आगे, अब सेक्शन 73 की तरफ चलते हैं। बड़ी भयंकर सी सजा है, पर इसके बारे में देखते हैं। 73 है एकांत परिरोध या कारावास, यानी कि अकेले किसी बंद कोठरी में डाल देना। एक छोटी सी कमरी होगी, वहां पे ले जाके डाल देंगे, ना वहां पे धूप आएगी, ना वहां पे कुछ होगा, ना आसपास कोई दिखेगा, ना आदमी दिखेगा, ना बंदा, ना बंदे की जात, खाना ऐसा फेंक दिया जाएगा जैसे जानवरों के पास फेंक दिया जाता है। और ये कब किया जाता है? ऐसे अपराधी के लिए किया जाता है जिसकी दशा विकृत होती है, बहुत ज्यादा हिंसक प्रवृत्ति का है, जेल में मार रहा है, कूट रहा है और बुरा हाल है, जिस और लोगों को जख्मी कर देने की क्या चीज है, मतलब और लोगों को जख्मी कर सकता है, मार सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। तो ऐसी दशा में उसकी मानसिक दशा को विकृत माना जाएगा, और ऐसे अपराधी के लिए एकांत परिरोध या एकांत कारावास का विधान करता है सेक्शन 73। और ये कब दिया जा सकता है? देखो, ये केवल कठोर कारावास के अपराधी को दिया जा सकता है। देखो, हमने देखा कारावास दो तरह का है, एक कठोर कारावास, एक सादा कारावास है। तो कठोर कारावास जिसको मिला हुआ है कोर्ट की तरफ से, केवल उसी आदमी को ये एकांत परिरोध या कारावास दिया जा सकता है। और पूरी कारावास की अवधि के दौरान ये 3 माह से अधिक नहीं हो सकता। सपोज करो 10 साल की सजा है, तो उस पूरे 10 साल की सजा में ये 3 महीने से ज्यादा नहीं होगा किसी भी हालत में। और ऐसे नहीं दिया जाता कि 3 महीना छोड़ दिया, तोड़ के दिया जाता है। देने का ढंग भी हम समझेंगे। तो अब हम देखते हैं कि अगर कितनी सजा हो तो कितना दिया जा सकता है। मैक्सिमम 3 महीने दिया जा सकता है, चाहे उसको आजीवन कारावास हो रहा हो। पर अगर उससे कम की सजा है तो कितना दिया जा सकता है? यदि 6 माह तक का कारावास है, पहली शर्त है, यदि 6 माह तक का कारावास है तो मैक्सिमम 1 महीना उसको एकांत परिरोध या कारावास दिया जा सकता है। 6 माह से 1 वर्ष तक की सजा है, 6 महीने से लेके 12 महीने तक की सजा है, तो ये एकांत परिरोध 2 माह तक दिया जा सकता है। और 1 वर्ष से अधिक की सजा है तो 3 माह तक दिया जा सकता है। पर किसी भी हालत में ये 3 माह से अधिक नहीं होगा। आई थिंक आपको बात समझ में आ रही होगी। सेक्शन 74 बोलता है एकांत परिरोध की अवधि। ये एकांत कारावास है, इसकी अवधि यानी कि देने का ढंग क्या होगा, ये तो हमने पढ़ लिया कि अगर 6 महीने की है, एक कठोर कारावास मिला है तो मैक्सिमम 1 महीना, 6 महीने से 1 साल तक है तो 2 महीना, 1 साल से अधिक की सजा है तो 3 महीना रख सकते हैं, मैक्सिमम 3 महीना हो सकता है, 3 महीने ज्यादा नहीं। पर देने का ढंग क्या होगा? टुकड़ों में दिया जाता है। एक बार में अगर देना चाहते हैं, अगर एक बार देना चाहते हैं तो 14 दिन से अधिक नहीं होगा। अगर मतलब हालत बुरी है, विकृत पड़ा है, मार रहा है, पीट रहा है, तो उसको एकांत परिरोध में डालना है तो एक बार में 14 दिन से अधिक नहीं होगा, 15वां दिन भी नहीं होगा, 14 दिन तक होगा बस, ठीक है, 14 दिन तक होगा। और फिर उसके बाद उसको गैप दिया जाएगा, फिर 14 दिन का गैप दिया। ये नहीं कि 14 दिन किया, 1 हफ्ता उसको बाहर रखा सबके साथ, फिर 14 दिन के लिए डाल दिया, नहीं, उसको 14 दिन का फिर बीच में गैप मिलेगा, उसके बाद फिर उसको दिया जा सकता है। और ये अगर नहीं होता तो 1 माह में अगर देना हो तो 1 माह में 7 दिन से अधिक नहीं होगा। कितने दिन से? 7 दिन, डे लिख देता हूं मैं, 7 दिन से अधिक उसको नहीं दिया जाएगा। ये आपको बात क्लियर हो रही होगी। और फाइनली आखिरी इसका पढ़ते हैं, अध्याय पूरा हो जाएगा। सेक्शन 75 ये उन व्यक्तियों के लिए है जो आदतन अपराधी बन चुके हैं, जो बार बार एक बार अपराध किया, जेल से सजा भुगती, फिर चला गया, फिर किया। तो इसमें क्या है कि यदि अपराध दोबारा करता है
और किन अध्यायों से संबंधित अपराध करता है? यदि अध्याय 12 में वर्णित किसी अपराध को करता है या अध्याय 17 में वर्णित किसी अपराध को दोबारा करता है। सेक्शन 12 क्या बोलता है? खोटे सिक्के या स्टाम्प संबंधी कोई हेराफेरी करता है, कुछ गड़बड़ करता है, सरकार के विरुद्ध कोई कार्य करता है या संपत्ति के विरुद्ध कोई अपराध करता है, चोरी, लूट, डकैती, इस तरह का कोई काम करता है, सरकार की संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, घोटाला करता है, तो इस तरह की जो ये दोनों अध्याय हैं, दोनों भाई भाई हैं, ये दोनों अध्याय हैं, इन दोनों अध्याय के अंतर्गत आने वाली किसी धारा में वर्णित अपराध को दोबारा करता है और उस अपराध में 3 वर्ष से अधिक की सजा हो। कितने की सजा हो? 3 वर्ष से अधिक की सजा हो, तो जब दोबारा वो जज साहब के साथ सामने जाएगा तो उसको दंड बढ़कर मिलेगा, उसको दंड बढ़कर मिलेगा। सपोज करो कि चोरी कर ली, पहली बार चोरी कर ली उसने, संपत्ति के विरुद्ध अपराध हुआ तो उसमें 3 साल की सजा है, माना हमने उसमें 3 साल की सजा है, तो दोबारा फिर 3 साल की सजा भुगत के आ गया, तो दोबारा फिर चला गया सजा भुगतने, फिर मतलब चोरी फिर कर लिया, फिर पकड़ा गया, तो फिर सिद्ध हो गया कि इसने चोरी करी है, तो वो आ जाएगा अध्याय 17 के अंतर्गत। संपत्ति के विरुद्ध इसने चोरी का अपराध किया, संपत्ति के विरुद्ध अपराध है, चोरी कर ली इसने, तो दोबारा हुआ और उसमें 3 साल से अधिक की सजा वर्णित है, तो अब उसे 3 साल की सजा नहीं होगी, चाहे उसे 3 साल 1 दिन की सजा हो या उसे 3 साल में 1 साल बढ़ा दिया जाए, 2 साल बढ़ा दिया जाए, 10 साल कर दिया जाए, वो जज साहब के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको बढ़ा के कितनी सजा मिलनी है। पर दोबारा इन दोनों अध्यायों में अगर किसी अपराध में पकड़ा जाता है, दोबारा करता है, तो उसको सजा बढ़ के मिलेगी। और इसकी खास बात क्या है कि वे अपराध ऐसे होने चाहिए जिनमें 3 साल से अधिक की सजा का प्रावधान हो। तो आई थिंक आपको सारा चैप्टर क्लियर हो चुका होगा। अच्छे से पढ़ते रहिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए। आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला, मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।